और स्पॉट फिक्सिंग के आरोपी अंकित चाहवाण को शादी के लिए मिली अंतरिम जमानत, 6 जून को करना होगा सरेंडर। पिच गई पिसा, वोटों के लिए पड़ी मारामारी, कौन किस पर पड़ेगा भारी, मुसलमानों का रहनुमा कौन। नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। उत्तर प्रदेश की सियासत में मुसलमान वोट बैंक की अहमियत का अंदाजा सभी सियासी पार्टियों को है। देश के सबसे बड़े सूबे की 80 लोकसभा सीटों में से 25 पर इसी समाज का रुझान हार और जीत की दिशा और दशा तय करता है। और यही वजह है कि बीजेपी को छोड़कर सभी राजनीतिक पार्टियां मिशन 2014 को देखते हुए खुद को मुसलमानों का बड़े से बड़ा झंडा बरदार बताने की होड़ में जुट गई हैं। लेकिन मुसलमानों का असली रहनुमा है कौन? क्या हिंदुस्तान में मुसलमान आज सिर्फ वोट बैंक है? आज इसी मुद्दे पर बिग बुलेटिन में हम चर्चा करेंगे। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ होंगे। हमारे साथ रियाज अहमद साहब हैं, आप राज्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। आपसे हम इस विषय पर बातचीत करेंगे और पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और समझाते हैं कि आखिरकार क्यों यूपी में मुसलमानों का रहनुमा बनने के लिए सियासी दल जी जान से कोशिशों में लगे हुए हैं। क्या बड़े तो क्या छोटे सियासी दल, सबको अच्छी तरह से मालूम है कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता यूपी से ही होकर तय किया जा सकता है। और आंकड़े भी ये बताते हैं कि यूपी की 80 सीटों में से 1/3 से ज्यादा यानी कि 25 लोकसभा सीटों पर मुस्लिम मतदाता हार जीत तय करने की हैसियत रखते हैं। यानी इस समाज को साधे बिना दिल्ली का सपना देखना बेमानी है। यही वजह है कि बीजेपी को छोड़कर सपा, बसपा और कांग्रेस अपने आप को मुस्लिमों का मसीहा और दूसरों को इस समाज को बहकाने वाला बताना नहीं थकते। जो भी मामले मुसलमानों के आए, हर मामले में बरगलाने का ही काम किया। हर मामले में मुसलमानों को, पब्लिक को, प्रेस मीडिया को, पूरे प्रदेश को डार्क में रख करके जो मुसलमानों के साथ जुल्म ज्यादती हो रही है, एक मैटर नहीं तो पूरी तरीके से ये सरकार संवेदनहीन है और कहीं भी ये सरकार किसी मामले में भी सही काम नहीं कर रही। बहुत से कॉन्फ्रेंसेस और मीटिंग्स होते हैं और कहते हैं कि सचार कमेटी लागू नहीं हुई है। अगर कोई बताएं कि कौन सा रिकमेंडेशन हमने लागू नहीं किया है तो ये हमारे मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी है कि उसको लागू करें। अब ये जनरलाइज कर देना कि सचार कमेटी इंप्लीमेंट नहीं हुई है, ये जनरल स्टेटमेंट हो जाए। अगर कहें कि कौन सा रिकमेंडेशन हमने इंप्लीमेंट नहीं किया है, मैं ये मानता हूं कि इंप्लीमेंटेशन में कुछ मॉनिटरिंग में मुश्किलात आ रहे हैं, हम उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर हमने सचार कमेटी के हर रिकमेंडेशन को इंप्लीमेंट किया है। दरअसल पिछले विधानसभा चुनावों में नतीजों ने भी ये बता दिया कि मुस्लिम वोट बैंक की सीढ़ी के जरिए समाजवादियों ने उम्मीद की साइकिल कैसे दौड़ा दी, जिसके बाद यूपी के मुसलमान वोट बैंक पर नजर गड़ाए इन पार्टियों ने उन पर डोरे डाले तो समाजवादी पार्टी ने उसे समेटे रखने की कवायद भी शुरू कर दी। जहां तक इन लोगों के आने का सवाल है, पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में इस बार खास तौर से अल्पसंख्यक नौजवान समझ गया है कि कांग्रेस हमको साइकिल का टायर का पिंचर जोड़ने वाला बनाना चाहती है, मोटरसाइकिल का मैकेनिक बनाना चाहती है, ट्रैक्टर ट्राली जोड़ने वाला बनाना चाहती है, पान वाला, खोखे वाला, चाय वाला बना करके सीमित आज तक 64 साल में किया है और इससे आगे कांग्रेस ले जाना नहीं चाहती। 21 करोड़ की आबादी वाले यूपी में मुसलमानों की तादाद 20% है। रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, सहारनपुर, बरेली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, जेपी नगर, श्रावस्ती, बागपत, बदायूं, गाजियाबाद, लखनऊ, बुलंदशहर, अलीगढ़ और पीलीभीत का शुमार मुस्लिम बाहुल्य जिलों में होता है। इन जिलों में मुस्लिम आबादी
20 से 49% तक है और इन्हीं जिलों की 25 लोकसभा सीटों पर मुस्लिम वोट बैंक अपना असर डालता है। इनमें से ज्यादातर सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हैं। यही वजह है कि इस वोट बैंक पर सपा, कांग्रेस और बीएसपी के साथ ही राष्ट्रीय लोकदल की भी नजर रहती है। लेकिन 2014 में किसको अल्पसंख्यक अपना मसीहा मानते हैं, देखना दिलचस्प होगा। अमितेश श्रीवास्तव, समाचार प्लस। चलिए चर्चा आगे बढ़ाते हैं। हाजी रियाज अहमद साहब, आप राज्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। हाजी साहब, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। आप जिस वर्ग की नुमाइंदगी कर रहे हैं, धन्यवाद। वो वर्ग चुनाव के वक्त अचानक से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आपके दल के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। इस दल को साथ लेकर चलने के लिए क्या कुछ जुगाड़ किया जा रहा है? देखिए, जुगाड़ वो करते हैं जिनको सिर्फ जुगाड़ करना आता है। समाजवादी पार्टी को जुगाड़ की इसलिए जरूरत नहीं है। बोलिए बोलिए। तकनीकी खामी लगता है आवाज। मुसलमानों के लिए उसकी नीयत, उसके नेता की नीयत और नीति में कोई फर्क न है, न कल था, न आज है, न कल होगा। हाँ, नहीं, वही तो जानना चाह रहे हैं हम कि नीति और नीयत क्या है। संदिग्ध आतंकवादियों के ऊपर से मुकदमे वापस लेने की ये नीति है क्या? तुष्टीकरण की नीति है क्या? आपस में लड़ मरे, हिंसक गतिविधियां हो जाएं और हम उनको मुआवजा दें, क्या ये नीति है क्या? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये बात आप मान के चलिए कि मुसलमान और इस्लाम दोनों से ज्यादा शांति प्रिय कोई होता ही नहीं। और इस्लाम का मायने ही शांति के हैं। और इसलिए जो है, कोई भी मुसलमान जो इस्लाम को जानता है, पहचानता है, वो आतंकवाद से कोसों दूर है। अच्छा, तो तारिक काज़मी और चाहता हूँ ना, तारिक काज़मी और खालिद ये इस्लाम को पहचानते नहीं थे ठीक से, मतलब ये हुआ ना। अब आप मुझको, अरे आप मुझको बोलने दीजिए, तब मैं बताता हूँ आपको। जी बोलिए भाई साहब। बोलने देंगे, नहीं तो बोलने देंगे तभी तो कोई बात सुनेंगे आप। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इराक में बम ब्लास्ट होता है, मरने वाले कौन है? मुसलमान। मारने वाले कौन है? मुसलमान। मैं कथाकथित मुसलमान। पाकिस्तान में बम ब्लास्ट होता है, मारने वाले कौन है? बम ब्लास्ट करने वाले कौन है? मुसलमान। मरने वाले कौन है? मुसलमान। इसी तरीके से अफगानिस्तान में होता है। दुनिया के जिस खत्ते में भी हो रहा है, वो कथाकथित मुसलमान कर रहे हैं। उनको जो है यहां से जोड़ना या इस्लाम से जोड़ना, ये सरासर मुस्लिम कौम के साथ जाती है। और ये कह देना कि मुजाहिद इस्लाम आतंकवादी था, तो निमेश रिपोर्ट, आयोग की रिपोर्ट क्या कह रही, मैं आपसे जानना चाहता हूं। ये आप जो है किसी पे आरोप लगाने के बाद उस पर जो है बिल्कुल उस पर आरोप भी तय कर देना चाहते हैं। क्या कहते हैं कि किसी के खिलाफ अगर एफआईआर होती है, किसी को किसी मामले में आरोपित किया जाता है, तो ये बात ना ये बात आप अदालत को समझा नहीं पाए ना। आपकी सरकार, माननीय न्यायालय ने ब्यूरोक्रेट्स ये बात अदालत को समझा नहीं पाए। सिद्ध कर दिया होता। हम तो कह रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं चूक हुई है। किससे चूक हुई है? आपकी पैरवी मैं तो कर नहीं रहा था कोर्ट में। कहीं ना कहीं चूक हुई है, हम इस बात को मान लें। सरकार की तरफ से मैं तो केस नहीं लड़ रहा था ना। कहीं चूक हुई है, तो चूक सरकार की तरफ से हुई है ना। यानी सरकार मन भावे मूड हिलावे की नीति पर काम कर रही है। आप केस नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन आप केस नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन आप सीधे सीधे ये कह दे रहे हैं कि मुजाहिद इस्लाम आतंकवादी थे। किसने कह दिया? फलाने आतंकवादी। किसने कह दिया भाईजान? किसने कह दिया? ये कहते हैं कि आप आतंकवादी हैं तो इसका हाजी साहब, मैंने ये कहा संदिग्ध आरोपी। इतना बड़ा जो है हाजी साहब, मैंने कहा संदिग्ध आतंकी। मुझे सुन लीजिए। हाँ, संदिग्ध आतंकी है। ये तो अदालत कहती है। आतंकी है, उस पर ना ये बात तो कोर्ट ने कहा है। आयोग
मेरी बोलने दीजिए। इसी पर आयोग बिठाया गया। जब ये इल्जाम लगाया गया, जब लोगों ने मांग की कि इसको जो है निर्दोष आदमी को पकड़ करके पुलिस ले गई, 15 तारीख को पकड़ कर ले गई, 22 तारीख को दाखिला दिखा रही है, इस पर तमाम लोगों ने मांग की तो एक आयोग बिठाया गया इसकी जांच के लिए। आयोग ने कहा कि पूरी तरीके से इसकी जो है गिरफ्तारी संदिग्ध है। तो जब आरोप सिद्ध नहीं हुआ, किसी को आतंकवादी कह देना, तो अदालत ने कह देना, भाईजान अदालत ने उसे निर्दोष भी तो साबित नहीं किया ना, तो सरकार उसके खिलाफ मुकदमे वापसी के लिए आगे बढ़ गई, उसकी मौत पर मुआवजा देने को आगे बढ़ गई। क्या ये मुसलमानों के प्रति तुष्टीकरण नहीं तो क्या है? यही तो मैं पूछ रहा हूं आपसे। सरकार को ऐसी क्या जल्दबाजी है कि अदालत से निर्दोष साबित हुए किसी आरोपित के खिलाफ, देखिए सुनिए, मामलों को वापस ले रही है, 6 लाख रुपए का मुआवजा दे रही है। खालिद कोई संत महात्मा नहीं था ना। और देश में कोई दल इंसाफ देने की बात करता है तो मुझे इस बात का निहायत दुख है, अफसोस है कि इस प्रदेश में, इस देश में अगर कोई मुसलमान को इंसाफ देने की बात करता है तो मुझे इस बात का निहायत दुख है, अफसोस है। अरे इंसाफ सिर्फ मुसलमान को क्यों मिले? इंसाफ हर एक हिंदुस्तानी को क्यों ना मिले? हमारी सोच तो बड़ी होनी चाहिए ना मंत्री जी। अरे आप मंत्री सिर्फ मुसलमान के नहीं हैं, आप मंत्री उत्तर प्रदेश की आवाम के हैं। कहना चाहता हूँ, वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन कोई भी हो। अरे आप मुसलमान की बात आप कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ। छेड़ा आपने मुसलमान की बात को लेकर के, मैंने नहीं छेड़ा। आपने मुसलमान की टॉपिक की बात की तो मैं मुसलमान की बात कर रहा हूँ। आप सबकी बात करेंगे इंसाफ की तो मैं आपसे ज्यादा सबकी इंसाफ की बात करूंगा। और मुझ पर आप सबकी बात का इल्जाम इसलिए नहीं लगा सकते कि मैं बिल्कुल जो है जिस क्षेत्र से चुन के आता हूं, अगर मुझको 30,000 मुसलमान वोट देता है तो 45,000 हिंदू वोट देता है। अच्छा, आबिद हुसैन साहब जुड़ गए हैं हमारे साथ, आप कांग्रेसी नेता हैं। सेकुलर पैटर्न पे आबिद भाई, 25 सीटें, 80 में से 25 सीटें ऐसी हैं जिसमें मुस्लिम मतदाता जीत और हार की दिशा और दशा तय करते हैं। समाजवादी पार्टी एक के बाद एक मुसलमानों का खुद को झंडा बरदार बताती है अलग अलग वजहों से, चाहे संदिग्ध आरोपियों के ऊपर से मुकदमे वापस लेने की कवायद हो, चाहे उनको 18% आरक्षण देने की बात हो, चाहे तमाम दूसरे लॉलीपॉप लटकाने की बात हो। कांग्रेस भी पीछे नहीं है। सलमान खुर्शीद साहब का जो बयान है वो लुईस खुर्शीद साहिबा के चुनाव प्रचार के दौरान हर किसी ने देखा। हम मुसलमानों को वोट बैंक क्यों समझते हैं? महज वोट बैंक मान के अपनी नीतियां क्यों बनाते हैं? नहीं, देखिए यहां तक आपने, हेलो बोलिए, हेलो बोलिए। देखिए ऐसा है कि अभी आपने 2 बातें अलग अलग कही हैं और दोनों का जवाब देने में थोड़ा सा वक्त मैं आपसे ज्यादा लूंगा। जी बोलिए। एक तो आपने ये कहा कि कतई तौर पर समाजवादी पार्टी मुसलमानों की हमदर्द बनकर उभर कर सामने आती है। तो यहाँ पर बहुत साफ लफ्जों में मैं आपको ये बता दूं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सूबे की कई बार सरकार रही। हर बार वो जब लड़ते हैं चुनाव तो मैनिफेस्टो में वादे बहुत करते हैं, जब वो जीत के आते हैं तो उन पर अमल नहीं होता है। नहीं, लेकिन इस बार अमल हो रहा है। अखिलेश यादव व्यक्तिगत तौर पे चुनावी घोषणा पत्र में किए गए सभी वायदों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और एक एक वायदे को पूरा करने की कोशिश हो रही है। आबिद भाई, वो कोशिश अभी कहां तक होगी अभी सामने आ जाएगा। अरे भाई साहब, काम तो शुरू हो गया ना। मैं भी यही बात अभी तो सरकार के पास काफी वक्त है वायदों को पूरा करने में। कम से कम सरकार को इस बात का तो श्रेय मिलना चाहिए कि वो अपने वायदों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रही है। अभी हम वो बात आपको बता रहे हैं जो बात आप सुनना चाह रहे हैं और जो बात जिसके लिए हम आपसे बात कर रहे हैं इशू पर। जी, इनके जीते हुए एमपी जब वहां बोलते हैं चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में माननीय मुलायम सिंह यादव जी हो या उनके और साथ के गणमान्य समाजवादी पार्टी के नेता हो, तो वो ऐसे डायलॉग पार्लियामेंट में बोलते हैं कि उनसे बड़ा मुसलमानों का हमदर्द हो ही नहीं सकता। ऐसी बातें और ऐसी चीजें करके जो संविधान में भी पॉसिबल नहीं नजर आती और बहुत आसानी से वो वादे पूरे हो ही नहीं सकते। तो 18% का झुंझुना तो पहले सलमान खुर्शीद साहब ने बजाया था ना, जो कानून मंत्री है। देश के कानून मंत्री अगर 18% का झुंझुना बजाएंगे तो वायदे कैसे पूरे हो पाएंगे? भाई साहब प्लीज रिकलेक्ट कीजिए, उन्होंने 18% नहीं कहा था।
आप पुरानी क्लिपिंग देख लीजिए, 18% नहीं कहा था, कितने उन्होंने परसेंट कहा था? 8% कहा था, 8% कहा था। भाई साहब अगर 8% की बात भी करते हैं तब भी 50 के ऊपर हो जाता है, यानी नहीं, सुप्रीम नहीं, कोर्ट की ना सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है उसका वॉल्यूशन तो